हेलो एवरीवन। तो आज हम कुबरनेटिस के अगले वीडियो की तरफ चल रहे हैं। और बेसिकली आज जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों, कुबरनेटिस का, जैसे कि लास्ट लास्ट क्या आज रात में ही मैंने जो कुबरनेटिस के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो क्यूब एटीएम टूल के थ्रू कुबरनेटिस क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना मैंने आपको बताया था कि भाई क्यूब एटीएम के थ्रू हम कैसे क्लस्टर कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब मल्टी नोड के ऊपर कैसे क्लस्टर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये चीज हमने कल रात में देखा था लास्ट क्लास में। तो आज मैंने सोचा कि हालांकि मैंने आपको बोला था कि अगला वीडियो मेरा जो होगा वो कुबरनेटिस के फंक्शनलिटी के बारे में होगा, उनकी कमांड्स कैसे यूज किया जाता है उनके बारे में होगा। बट मैं सोचा कि एक बार आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर भी कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना बता दूं और जीसीपी के ऊपर भी बता दूं और एजोर के ऊपर भी बता दूं। ये सारी चीज कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसकी कमांड की फंक्शनलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का अभी का जो मेरा वीडियो है ये एडब्ल्यूएस के ऊपर कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं जो एडब्ल्यूएस के ऊपर कुबरनेटिस के क्लस्टर को सेटअप करके काम कर रहे हैं। चलो, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्लियर कर देता हूँ। क्या डिफरेंशिएट है दोस्तों दोनों में? तो दोस्तों आपने देखो लास्ट क्लास में क्या किया था कि आपने अपने खुद के फिजिकल नोट्स इस तरीके से आपने रखा था और उसके ऊपर आपने एक को मास्टर वर्कर बनाया था, राइट। हमारे पास फिजिकल नोट तो नहीं था, लेकिन हमने एक मेरे लैपटॉप के ऊपर मैंने एक वीएम इंस्टॉल किया था, वीएम वेयर। उसके ऊपर मैंने एक 8 जीबी का वर्चुअल मशीन बनाया था और एक 2 जीबी का बनाया था। इस पे मैंने मास्टर नोट बनाया था और इसमें मैंने वर्कर नोट बनाया था। तो एटलीस्ट ये हमारा डन हो गया था, राइट। आज हम क्या करें, वही क्लस्टर सेटअप करने जा रहे हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। आज हम सेम क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। आज हम क्लस्टर को सेटअप करना सीखेंगे। तो आज बेसिकली हम एडब्ल्यूएस के ऊपर सीखेंगे, राइट। तो एडब्ल्यूएस के ऊपर देखो दो चीज से कुबरनेटिस के क्लस्टर कॉन्फ़िगर हो सकता है। एक तो एडब्ल्यूएस का खुद का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है जिसको हम बोलते हैं ईकेएस, राइट, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। ये एडब्ल्यूएस का खुद का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। अगर आप ईकेएस के थ्रू सेटअप करते हो कुबरनेटिस क्लस्टर का एडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म पे जाकर, तो दोस्तों आप इतना समझ लो कि आपको ये फिजिकल नोड वोड से कोई मतलब नहीं है। ये सब बैकएंड में एडब्ल्यूएस खुद मैनेज करता है। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है बहुत ही, बोले तो मैं कहने का मतलब ये कि कंपनी ईकेएस की तरफ नहीं जाती है, नहीं जाती सर। कंपनी अगर कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेती भी है तो या तो गूगल से लेगी या तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर से लेगी। ये मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, क्योंकि गूगल का सबसे अच्छा माना जाता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। अगर आप कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म एज सर्विस यूज करना चाहते हो, मतलब अपने फिजिकल नोड नहीं रखना चाहते, फिजिकल वीएम के ऊपर ये अपने मास्टर वर्कर खुद नहीं बनाना चाहते, तो भाई आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब बैकएंड में सब कुछ हो, जैसे अंदर कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो आप गूगल से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लीजिए, बहुत बढ़िया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डिफरेंशिएट ये कि फिर वो बैकएंड पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप खुद से वीएम के ऊपर सेटअप कर लें तो आपको बैकएंड पता लग जाए। उसके बाद एजोर का सेकंड नंबर पे आता है। एजोर से आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लीजिए, कुबरनेटिस का बहुत बेस्ट है। एडब्ल्यूएस का नहीं सर, एडब्ल्यूएस लास्ट ईयर ही उन्होंने लॉन्च करके दिया, बट परफेक्ट। बट एडब्ल्यूएस के ऊपर आप एक अपना टूल, एक एक्स्ट्रा टूल इस्तेमाल करके आप एडब्ल्यूएस के ऊपर वीएम्स के ऊपर कर सकते हैं, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि एडब्ल्यूएस ने जो ईकेएस की जो सर्विस प्रोवाइड की है वो 2018 में की है। 2018 से पहले से लोग एडब्ल्यूएस के ऊपर वीएम बनाकर उस पर कुबरनेटिस के क्लस्टर कॉन्फ़िगर करते थे। लेकिन वहां पर जब वो वीएम के ऊपर करते थे तो वहां पर उनको एक कॉप्स नाम का टूल इस्तेमाल करना था। कॉप्स नाम टूल से कर सकते हो आप। मतलब कॉप्स नाम टूल अगर आप एडब्ल्यूएस के ऊपर यूज करते हो, बेसिकली एडब्ल्यूएस के लिए सेटअप बनाया गया है ये टूल्स। तो ये कॉप्स नामी का टूल क्या करता है, आप एडब्ल्यूएस के ऊपर एक बड़ा सा इंस्टेंस बना लो, एन नंबर ऑफ इंस्टेंस बना लो और इसके ऊपर आप क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर लो वाया कॉप्स टूल के थ्रू। मतलब आप एडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म या सर्विस पे नहीं जा रहे हो, आपको ये पूरा का पूरा सर्वर का खुद का एक्सेस होगा। मास्टर नोड आप एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, वर्कर नोड एक्सेस लॉगिन कर सकते हो। बट प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आप उसको एक्सेस वगैरह नहीं करोगे, सिर्फ आपको कंसोल मिल जाएगा, आप वहां पे काम करोगे बस। तो बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है वो कॉप्स टूल के ऊपर कुबरनेटिस के क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना मैं सिखाऊंगा। तो एडब्ल्यूएस के ऊपर मैं जाके इंस्टेंस वगैरह बनाऊंगा और पूरा का पूरा सेटअप करके आज हम देखेंगे।
बहुत से क्लाइंट्स दोस्तों अपना कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कॉप्स के थ्रू एडब्ल्यूएस पे करके रखे हैं और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चल भी रहा, बहुत रिलायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज मैं जब आपको ये कॉप्स नामी टूल्स का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको भी बात क्लियर हो जाएगी, सर ये परफेक्ट है, कई क्लाइंट्स डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिजिकल नहीं जाना तो मत जाइए, आप एडब्ल्यूएस पे आइए, कॉप्स नामी टूल के थ्रू आप अपना सेटअप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो पूरा ऑटो स्कैनिंग लोड बैलेंसर सब दे देता है आपको अपने। क्लियर? तो हम कॉप्स नामी टूल के थ्रू करेंगे। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि आपके पास एक लिनक्स बेस्ड मशीन होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक लिनक्स बेस्ड मशीन होना चाहिए, राइट? और अब ये लिनक्स बेस्ड मशीन या तो आपका पर्सनल लैपटॉप हो या आपके वीएम के ऊपर हो या फिर आप एडब्ल्यूएस के ऊपर ही जाके बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? उसके बाद इस मशीन के ऊपर एडब्ल्यूएस का CLI कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कॉप्स सेटअप करेंगे वो CLI के थ्रू करेंगे, तो CLI कॉन्फ़िगर इसके ऊपर होना चाहिए और इसको राइट्स भी होना चाहिए इस मशीन को कि एडब्ल्यूएस पे ये डिप्लॉयमेंट कर सके, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास ये मशीन अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं एडब्ल्यूएस पे ही बना लेता हूँ। ये कोई क्लस्टर नहीं है, ये सिर्फ एक मशीन होगी जहां से बैठ के मैं कमांड वगैरह एक्सिक्यूट करूंगा। यहाँ पे बैठ के मैं CLI कॉन्फ़िगर करूंगा और यहाँ से कॉप्स टूल्स को एक्सिक्यूट करूंगा और फिर वो क्लस्टर सेटअप एडब्ल्यूएस पे होगा। तो प्रैक्टिकल करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, और इंस्टेंस कोई भी बना लीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप Amazon का लिनक्स लीजिए, तो आपको CLI कॉन्फ़िगर करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि Amazon का लिनक्स का इमेज आप लेते हो तो उसमें ऑलरेडी CLI कॉन्फ़िगर होता है। तो लॉन्च किया मैंने यहाँ पर, जल्दी से कोई भी एक छोटा सा इंस्टेंस आप यहाँ से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे बोला Kubernetes मैनेजमेंट सर्वर, राइट? क्योंकि यहाँ से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये नेमिंग है, जरूरी नहीं कि ये मशीन आप एडब्ल्यूएस पे बनाओ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने घर के लैपटॉप पे भी रख सकते हो, बस परमिशन होना चाहिए उसको। आप परमिशन कैसे दोगे? आई एम यूजर, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस टॉपिक एक चीज और रिकमेंडेड कर दूं, अगर कोई बंदा कॉप्स नामी टूल का इस्तेमाल कर रहा है तो एटलीस्ट उसको एडब्ल्यूएस का आइडिया होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा, नहीं तो फिर उसका कॉन्सेप्ट पूरा कोई काम का नहीं। और किसी ने अगर एडब्ल्यूएस नहीं किया तो अगर वो कॉप्स मेरे इस लैब को देख, कॉप्स वाली प्रैक्टिकल को देख कर वो अगर अपने घर में इंप्लीमेंट करता है तो कर तो लेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कॉपी करके कर तो लेगा, बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो एटलीस्ट उसी के कॉन्सेप्ट कॉप्स टूल पे अच्छे क्लियर हो जाएंगे जो ऑलरेडी एडब्ल्यूएस कर रखा है। तो अगर आपने एडब्ल्यूएस नहीं किया तो मेरा प्लेलिस्ट पे आप एडब्ल्यूएस के ट्यूटोरियल को फॉलो कर लीजिए और वहां से पहले एडब्ल्यूएस कर लीजिए, फिर कॉप्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको मैं कर लेता हूँ कनेक्ट फटाक से। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। राइट, और डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, AWS कॉन्फ़िगर, CLI ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, AWS कॉन्फ़िगर। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेस की और सीक्रेट की मांग रहा है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक्सेस की सीक्रेट की को ना दीजिए, आप रोल का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल करिए? रोल आप बनाइए, आप एक रोल बनाइए और उस रोल पे आपको परमिशन क्या क्या देना है। तो उस रोल पे बेसिकली आप परमिशन क्या देना, आप एक IAM का फुल एक्सेस दे दीजिएगा। क्यों दीजिएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद S3 फुल एक्सेस दीजिएगा, इस पे परमिशन फुल एक्सेस होना चाहिए।
उसके बाद आप रूट 53 का फुल एक्सेस दीजिएगा, राइट। और देन उसके बाद लास्ट में आपको EC2 का फुल एक्सेस देना होगा। ये 4 परमिशन आप दे दीजिएगा रोल पे, एक रोल बनाकर EC2 फुल एक्सेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक रोल बना के उसमें सारी परमिशन आपको डिफाइन करना। अब क्यों करनी है अब मैं बताता हूं। देखो IAM रोल इसलिए आप डिफाइन कर रहे हो क्योंकि जब हम यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसको मैनेज कर सकें, इसलिए हमें परमिशन होनी चाहिए। दूसरा S3 फुल एक्सेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप कॉप्स नामी टूल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करोगे तो AWS में एक S3 बकेट बनेगा और उस बकेट के अंदर जाके पूरी की पूरी कुबरनेटिस क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो स्टोर आप तभी कर पाओगे जब आपके पास परमिशन है। तो अगर मैंने यहाँ से बैठ के कमांड चलाऊंगा और मुझे S3 बकेट में परमिशन नहीं है तो फिर वो राइट नहीं हो पाएगा, डेटा पिकअप नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से रूट 53 मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक डोमेन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डोमेन परचेज नहीं है तो आप प्राइवेट कोई भी डोमेन लेके भी काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास डोमेन परचेज है तो वो भी अच्छी बात है। तो आपके पास एक रूट 53 में एक आपको DNS होस्ट होना चाहिए। अगर आपके डोमेन है तो आप पब्लिक होस्ट कर लीजिए, डोमेन नहीं है तो कोई भी नाम लेकर आप प्राइवेटली होस्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये नेम लेके आपको करके दिखाऊंगा .in, प्राइवेट करके दिखाऊंगा, पब्लिक भी दिखा दूंगा कैसे करना है। उसके बाद EC2 पे आपको फुल एक्सेस इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप कुबरनेटिस का क्लस्टर कॉप्स नामी टूल के थ्रू डिप्लॉयमेंट होगा तो ये एक EC2 के ऊपर ही जाकर होगा, तो वो एक्सेस होना चाहिए। और अगर ये वर्ड्स क्लियर नहीं लगे तो प्रैक्टिकल करूंगा तो क्लियर हो जाए। तो चलो सबसे पहले जाके रोल बनाते हैं और रोल में ये परमिशन डिफाइन करते हैं और फिर देन उसके बाद वो रोल हम इस इंस्टेंस में जो हमने अभी बनाया है, जहां से बैठ के हमने कुबरनेटिस कॉप्स के कॉन्फ़िगरेशन करने की कमांड्स देने उस मशीन पे अटैच कर देंगे। अगर मान लो ये मशीन आपके घर की होगी तो फिर रोल मत बनाइएगा क्योंकि रोल को कैसे घर की मशीन में अटैच करना है ये चीजें आपको अभी तक नहीं आती होगी जहां तक मुझे समझ में, राइट। क्योंकि इस टॉपिक में मैंने अपने ट्यूटोरियल में कोई वीडियो बना के नहीं दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा। तो बेस्ट है कि आप यूजर बना के करिए और यूजर को ये सारी परमिशन देके आप घर की मशीन में जब AWS कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पर उस यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की आईडी से लॉगिन कर जाएंगे, देन उसके बाद उसके पास परमिशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं रोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रोल इज मोर सिक्योर होता है और मेरी मशीन बेसिकली AWS में भी है जिसके थ्रू मैं कॉप्स के कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करूंगा। तो चलो चलते हैं फिर हम IAM के टॉपिक। तो इसलिए मैंने आपसे बोला दोस्तों कि ये उन्हीं को समझ लग रहा होगा जो AWS का ट्यूटोरियल फॉलो कर चुके हैं, क्योंकि ये IAM का टॉपिक वगैरह क्लियर तभी होगा आपको, राइट। और जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं रूट 53 EC2, तो चुपचाप से रोल बनाते हैं फटाक से। और रोल किस लिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, EC2 के लिए बना रहा हूँ। और देन इसका नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। हमने बोला IAM फुल एक्सेस, एक हो गया परमिशन। दूसरा हमने दे दिया यहाँ पर EC2 फुल एक्सेस, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हम दे देते हैं S3 फुल एक्सेस, थर्ड हो गया। और फोर्थ नंबर हो गया हमारा रूट 53 फुल एक्सेस। डन। हमने यहाँ पे रोल दे दिया AWS कॉप्स, रोल का नाम है हमारा, एंड क्रिएट। डन। अब आप अपने इंस्टेंस पे जाइए और EC2 पे जाइए। और रोल कैसे अटैच करेंगे ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको पहले भी AWS के ट्यूटोरियल में, और अभी फिर से बता रहा हूँ। इंस्टेंस सेटिंग में जाइए और अटैच एंड रिप्लेस IAM रोल, और देन इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया AWS कॉप्स एंड अप्लाई। ओके, दैट्स इट। उसके बाद जब आप यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, AWS कॉन्फ़िगर,
तो रोल आपने अटैच किया तो कोई एक्सेस की आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लैंक एंटर कर रहा हूँ, कोई सीक्रेट की डालने की जरूरत नहीं, ब्लैंक एंटर कर रहा हूँ। हाँ, डिफॉल्ट रीजन कोड डाल दीजिएगा, कौन से रीजन में सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया में बैठा हूँ, आप अगर कोई और रीजन में हो तो उस रीजन का कोड डालिएगा, और उस रीजन का कोड कैसे मिलेगा वो आपको AWS में आने के बाद गूगल में आने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिएगा AWS रीजन कोड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? AWS रीजन कोड। तो AWS रीजन कोड पे आइए और यहाँ से आप रीजन कोड फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, हम किसी और रीजन में बैठे रहते हैं और वीडियो में देखते हैं कि सर ने US ईस्ट -1 यूज किया और हम भी उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना रीजन देखिएगा कि आप कौन से रीजन में बैठे हुए हो, और यहाँ से वो रीजन कोड आप सिलेक्ट करिएगा। तो मैं अभी देखूं तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में बैठा हूं, तो मैंने यहाँ से नॉर्दर्न वर्जीनिया का कोड उठाया, ये रहा US ईस्ट 1, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर US ईस्ट -1 दे दिया, और उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट पूछ रहा है तो मैंने टेबल दे दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या करना है, तो बेसिकली हमने ये वाला स्टेप पूरा कर लिया, और अब आप जाके एक बार रूट 53 में जाके आप DNS सेटअप कर लीजिए, DNS होस्ट कर लीजिए, और देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो DNS होस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ जाइए रूट 53, तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी DNS होस्टेड है, बट हो सकता है आप लोगों का ना हो, तो मैं अपना ये वाला डिलीट करता हूँ पहले, लीजिए। तो आप लोग जब अपना DNS पे जाएंगे तो इस तरीके से होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये टॉपिक वही कर पाएगा जो AWS कर रखा है, नहीं तो आप लोगों को सर के ऊपर से निकलने वाला है कि सर ये रूट 53 क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग से आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप क्रिएट होस्टेड जोन करिएगा, और उसके बाद क्रिएट होस्टेड जोन, और क्रिएट होस्ट जोन यहाँ पे करिएगा, और अपना डोमेन का नाम, अगर आपका डोमेन आपने परचेज कर रखा है तो आप अपना डोमेन दे दीजिएगा, यहाँ पर कमेंट दे दीजिएगा, राइट, और पब्लिक, एंड उसके बाद यहां से क्रिएट, डन। लेकिन अगर आपने डोमेन होस्ट नहीं कर रखा, क्योंकि मोस्टली लोग डोमेन होस्ट नहीं कर रहे होंगे, तो क्या इसकी लैब कर पाएंगे? तो बिना डोमेन के तो लैब नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसको प्राइवेटली डोमेन होस्ट करके कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने प्राइवेटली किया इन, ठीक है, मैंने यहाँ पे इन दे दिया, ये तो कमेंट है, कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहां जाइएगा और प्राइवेट होस्टेड जोन करिएगा। तो जब आप प्राइवेट करेंगे तो पूछेगा ये होस्टेड जोन, ये जोन जो आप होस्ट कर रहे हो कौन से रीजन में कर रहे हो, और उस रीजन की VPC आईडी। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में कर रहा हूँ, तो ये रही मेरी नॉर्दर्न वर्जीनिया की आईडी, ये एक VPC इसको देना पड़ेगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया, एंड देन क्रिएट, क्लियर, राइट। और ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे सेटअप करेंगे। तो अब सेटअप कैसे करेंगे, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट देखो क्या होती है, ये मेरे पास गिटअप पे स्टेप पड़े हुए हैं। सबसे पहले देखो साफ साफ कह रहा है क्रिएट उबंटू EC2 इंस्टेंस, इसने उबंटू कराया, फिर इंस्टॉल AWS CLI करवाया जो हमने पास ऑलरेडी है। फिर कहता है kubectl आपके पास होना चाहिए, तो kubectl आपके यहाँ पर होना चाहिए, तभी kubectl जैसी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर मैं अभी यहाँ पे चेक करूं तो kubectl नहीं है मेरे पास, तो kubectl इंस्टॉल कैसे करना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आप सीधे ये URL पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको कॉपी करिए और डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं kubectl इंस्टॉल हो गया, सॉरी नॉट इंस्टॉल, अभी डाउनलोड हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है, कह रहा ch मोड से ये इसको x की परमिशन दे दीजिए, जो भी आपने डाउनलोड किया। जैसे ls करके देखते हैं, तो ये देखिए, तो हमने इसको x की परमिशन एक्सिक्यूट की, और फिर देन उसके बाद ये इसको मूव कर रहा है। देखिए कहाँ पे मूव कर रहा है, यूएस और लोकल बिन के अंदर। तो मैंने यूएस और लोकल बिन के अंदर इसको मूव कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ kubectl, तो अभी भी ये मुझे आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके इस सिस्टम के अंदर जो कमांड की बाइनरी है वो यूएस और लोकल बिन लोकेशन पे नहीं है, /bin के अंदर है। तो इसने गलत जगह पे मूव कर दिया। गलत जगह तो नहीं है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, राइट। तो या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लीजिए, या तो आप क्या करिए, आप उसको USR लोकल बिन के अंदर से उठाकर आप उसको बिन पे लेके आ जाइए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिन से पिकअप करता है। अब देखिए इसने काम करना चालू,
सॉरी, ये हाइफन हाइफन नहीं लगाना मुझे, यहाँ पर डायरेक्टली एक काम करेगा ये। तो ये मैंने इंस्टॉल, इस तरीके से हमने kubectl इंस्टॉल कर लिया। अब ये देखो क्या कहता है, क्रिएट द IAM यूजर, राइट, या रोल आपको बता भी रहा है विथ रूट 53 EC2 IAM फुल एक्सेस, जो मैंने कर लिया। अटैच करने के लिए बोल रहा है, राइट, AWS कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल कॉप्स। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, आपको कॉप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉप्स टूल। तो कॉप्स टूल इंस्टॉल करने के लिए ये URL भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैं आप लोगों को कमेंट्स में दे दूंगा। और देन उसके बाद हमने यहाँ पर इसको भी किया डाउनलोड, और सेम तरीके से ये भी इंस्टॉल होगा। chmod करके आप इसको X की परमिशन दे दीजिए, ये लीजिए। और देन उसके बाद मूव करने के लिए बोल रहा, तो इस बार हम उसको डायरेक्टली पिन के अंदर ही मूव करा देंगे, राइट, लोकेशन बदल देते हैं, नहीं तो हमें दोबारा कॉपी करना पड़ता है। तो आप भी ऐसे करिएगा। हाँ, कई बार ऐसा क्या होता है कि कई बार बाय डिफॉल्ट जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, कमांड की बाइनरी पिकअप की जो लोकेशन है, USR लोकल बिन होती है। जैसे मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया कि जब मैं अपने लैपटॉप में VMware इंस्टॉल करता हूँ, VMware के ऊपर CentOS डालता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट USR लोकल बिन आता है। तो वहां के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन AWS के कुछ इंस्टांस में ऐसा होता है, जैसे मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ, एंटर, दैट्स इट। तो कॉप्स भी इंस्टॉल हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर कॉप्स यूज करता हूँ वर्जन, तो ये देखिए इट्स सक्सेसफुल, राइट। अब अगला क्या है, अब कह रहे हैं क्रिएट द रूट 53 प्राइवेट होस्टेड जोन, यू कैन क्रिएट अ पब्लिक होस्टेड जोन इफ यू हैव अ डोमेन। तो कह रहे हैं कि आप एक बार रूट 53 में जाके प्राइवेट होस्टेड जोन करिए, जो मैंने कर रखा है। और किस नाम से किया मैंने, sanjaydair.in। अगर एक बात और कह रहा है, अगर आपके पास पब्लिक है तो आप पब्लिक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद कह रहा है क्रिएट अ S3 बकेट, कह रहा है एक S3 बकेट बनाइए। तो S3 बकेट बनाना है, और S3 बकेट यूनिक होना चाहिए। तो अब यहां पर थोड़ा सा नोटिस करिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। देखिए क्या मिस्टेक होता है। ये कमांड तो आपको समझ में आ रही है, AWS S3 बकेट और S3, लेकिन ये क्या है, ये Velaxy.in क्या है, ये Velaxy.in क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो हम ट्यूटोरियल यूज कर रहे हैं ना, उसमें उस बंदे ने अपना कॉन्फ़िगर किया होगा ना, ये अपना डोमेन दे रहा है। तो यहां पर आप अपना डोमेन हटाकर, उसका डोमेन हटाकर आप अपना डोमेन दीजिए जो आपने होस्ट किया, राइट। अब ये क्या है, dev.k8s, ये तो नेम है दोस्तों, ये आप बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी रखना है, लेकिन ये आपको चेंज करके चलना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपकी लैब में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको sanjaydair.com sanjaydair.in करके लैब कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखो, आप भी यही यूज करो, तो गलत हो जाएगा। आपने जो किया वो यहाँ पे पुट करना है, बाकी सारी चीजें सेम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंटर। तो इस नाम का एक बकेट बन गया, इस नाम का एक बकेट बन गया, जिसके अंदर कुबरनेटिस क्लस्टर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। आप यहां से भी देख सकते हो, AWS S3 ls करो, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये देखिए बकेट अवेलेबल है। और ऐसा भी कर सकते हो आप, मैनुअली रूट 53 पे जाओ एज अ कंसोल, और वहां से जाके आप चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, रूट 53 पे नहीं, S3। देख सकते हैं, राइट, इसके अंदर पूरी पूरी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आके स्टोर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्सपोज द एनवायरनमेंट वेरिएबल। कह रहा है आपने जो S3 बकेट बनाया है, उसको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू होकर S3 बकेट पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो चलो सेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नोटिस करके चलना होगा, और क्या नोटिस करना है, सेम चीज है कि ये Velaxy.in को आपको हटा के अपना डोमेन पुट करके चलना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना पुट कर लिया, ये देखिए, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट हो गया। अब देन उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट द SSH कीजन बिफोर क्रिएटिंग अ क्लस्टर। कह रहा है आप क्लस्टर को क्रिएट करने से पहले एक SSH हाइफन कीजन से की अपने इस, जहां पर बैठ के आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पे की क्रिएट कर लीजिए। अभी की क्यों क्रिएट करा रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो भी कुबरनेटिस का मास्टर नोड बनेगा, उसको अगर आप SSH वगैरह करना चाहते हैं, तो आपके पास की रहेगा तो ही आप SSH कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो बाद में SSH नहीं होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वो काम कर लीजिए। ये लीजिए, तो कुछ नहीं, ब्लैंक एंटर करिए तो की जनरेट हो जाता है। देन उसके बाद कह रहे हैं क्रिएट अ कुबरनेटिस क्लस्टर
राइट। और डेफिनेशन ऑन द S3 बकेट, कह रहा है कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करिए और S3 बकेट में वो जाके इंफॉर्मेशन पहले स्टोर होगी। तो ये रही कमांड। कमांड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कमांड आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं है ये। तो मैंने कमांड को यहाँ पेस्ट किया। अब कमांड यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है आपके साथ। तो कॉप्स क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन क्लाउड एडब्ल्यूएस, राइट। एडब्ल्यूएस क्लाउड है, परफेक्ट है। अगर आप एज्योर पे करें तो एज्योर, गूगल तो गूगल, अलीबाबा तो अलीबाबा है। हाइफन हाइफन जोन, कौन से जोन पे आप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जोन का नाम दे दीजिए। अब जोन का नाम कैसे पता लगेगा, तो आप क्या करिए, रीजन देखिए कौन से रीजन में आप बैठे हुए हो और वहां से कोई भी एक जोन उठा लीजिए। नॉर्दर्न वर्जीनिया में बैठा हूं, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में कितने जोन है ये आप यहां से देख लीजिए। EC2 पे क्लिक करके जाइए तो यहां पता लग जाता है। देखिए कोई भी एक जोन उठा लीजिए, जैसे मैंने यूएस ईस्ट हाइफन 1A यहां से मैंने कॉपी किया और ये जोन आपको बदलना होगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हाइफन हाइफन नेम। अब यहां पर देखिए आपका नेम पूछ रहा है, तो नेम क्या रखना है, तो नेम भी अपने डोमेन के नाम के हिसाब से मैं रख देता हूं। तो यहां तक आप पैरामीटर हटाइए और sanjay.in। उसके बाद कह रहा है कि DNS जोन जो आपने होस्ट किया उसका नाम क्या है, तो वो भी नाम आप यहाँ पे अपना देंगे। यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं, आपको नहीं करता है सर। इसके बाद DNS प्राइवेट है, राइट, डन एंड एंटर करिए। तो अब ये क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली अभी ये क्लस्टर क्रिएट नहीं किया, अभी ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके S3 बकेट पे स्टोर किया है। अब कह रहा है देखिए फाइनली कॉन्फ़िगर योर क्लस्टर विद कॉप्स अपडेट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम, और देखिए उसने उठा लिया और यस कह रहा फाइनली आपका क्लस्टर तब बनेगा जब आप ये कमांड रन करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में आऊं तो इसने देखो अपना यूज किया है, कॉप्स अपडेट क्लस्टर। तो इसने जब ये एग्जीक्यूट किया होगा तो उसको ये आउटपुट आएगा, तो उसको ये चलाने के लिए बोल रहा है। बट मेरे सामने आउटपुट ये आया है, तो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा क्लस्टर सेटअप अब जाकर एक्चुअल में रेडी होगा। तो अभी तक अगर मैं यहाँ जाऊं और आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं AWS पे EC2 पे जाऊं तो अभी तक मेरे पास यहाँ पर कोई भी कुबरनेटिस के क्लस्टर सेटअप नहीं हुए, मतलब कोई भी इंस्टेंस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे होंगे। देखिए कोई भी नजर नहीं आ रहे, सिर्फ एक ये आ रहा जो मैंने बनाया था। तो जैसे ही मैं करूंगा तो पूरा का पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर दिया तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट। अब ये सेटअप होना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं API सर्वर बना रहा, डेटाबेस बना रहा, कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब्स, लेट API, प्रॉक्सी, सब कुछ ये बना रहा, मास्टर। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो इंस्टेंस वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट मिनट। तो देख सकते हैं क्लस्टर इज स्टार्टिंग, इट शुड बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स, कह रहा है ये फ्यू मिनट्स में रेडी हो जाएगा आपका। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, राइट। तो देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा एक मास्टर नोड और 2 वर्कर नोड इसने रेडी कर। तो फ्यू मिनट्स में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ लोड बैलेंसर भी बना रहा है, ऑटो स्केलिंग भी बना रहा है। तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूं जब तक, सॉरी नहीं हो गया ये कंप्लीटली इनिशियलाइज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ जाके दिखाऊं लोड बैलेंसर में, तो देखिए इसने बैकएंड में लोड बैलेंसर भी बना दिया इसके लिए। अभी आ जाएगा, बेसिकली वो प्रोसेस पे होगा। ऑटो स्केलिंग पे जाके देखोगे तो ऑटो स्केलिंग्स भी इसने क्रिएट किया है कि कल को आपके क्लस्टर को कुछ हो तो ऑटो स्केलिंग पे पड़ा हुआ देख सकते हैं। इसने एक मास्टर बनाया और एक वर्कर का बनाया, मास्टर को अलग ऑटो स्केलिंग में डाला, वर्कर को अलग डाला। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा रूट 53 पे जाए और रूट 53 में अगर आप जाकर देखें तो देखिए यहाँ पर उसने एंट्री भी कर दी, देख सकते हैं, इसलिए हमें रूट 53 चाहिए था। और अगर मैं S3 बकेट में जाऊं तो S3 बकेट में देखिए बकेट के अंदर वो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, देख सकते हो, ये देखो सारी चीजें। इसलिए S3 बकेट की भी हमें जरूरत पड़ी। और अब चलते हैं अपने क्लस्टर के इंस्टांस के साइड।
देख सकते हैं, और इस पे लोड बढ़ रहा है एक्चुअल में। कोई नहीं, ये तो मेरा वो था मैनेजमेंट सर्वर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है आपसे वैलिडेट क्लस्टर, क्लस्टर को वैलिडेट करिए। तो कॉप्स वैलिडेट क्लस्टर कमांड चला के आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। और देखिए मैंने कॉप्स वैलिडेट किया तो ये वैलिडेट करेगा मुझे, या इट इज ओके। तो देख सकते हैं इसने क्या बनाया, मास्टर नोड एक बनाया और एक वर्कर बनाया, दो वर्कर बनाया, ठीक है। और वैलिडेट एरर में कह रहा है काइंड ऑफ, ये देखो डीएनएस एपीआई सर्वर वगैरह भी इसने रेडी कर। उसके बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में चलिए, तो आपसे बोल रहा है कि कॉप्स वैलिडेट बोला, ठीक है। अब kubectl गेट नोड, अब वही फंक्शंस आप यहाँ पे यूज करने स्टार्ट कर दीजिए जो आप कर रहे थे। तो अब देखिए ये बता देगा गेट नोड्स, आपके नोट्स रेडी है कि नहीं, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बता देगा। तो एटलीस्ट ये टाइम लेता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है प्लीज वेट अबाउट 5 to 10 मिनट्स फॉर अ मास्टर टू स्टार्ट। कह रहा है 5 से 10 मिनट लग सकता है, तो आपको भी वेट करना है, राइट, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस होने में टाइम लेता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, देन उसके बाद रिज्यूम करूँ। चलो तो देख सकते हो दोस्तों, ये गेट नोट्स और देखिए रेडी हो गया है, राइट। कह रहा है एक मास्टर और 3 वर्कर, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप अंदर की कमांड फंक्शनलिटी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गेट नोट्स किया, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन वाइडली देखनी है तो हाइफन वो वाइड कर दीजिए। तो देखिए वाइडली इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। कह रहा है मास्टर की आईपी ये है, वर्कर की ये है, वर्कर की है, क्लियर। इसी तरीके से अगर आप kubectl गेट पॉड्स करते हैं, अभी कोई भी पॉड्स नहीं है, अगर मैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स करता हूं, कोई भी डिप्लॉयमेंट्स नहीं है। अगर मैं एक डिप्लॉयमेंट्स बनाने की कोशिश करूं, तो दोस्तों आपने देखा था कि डॉकर में आप इस तरीके से कंटेनर बनाते थे, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी, राइट। यहाँ पर ऐसे डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता, यहाँ पर कमांड चलती है kubectl, इसलिए kubectl का पैकेज डाला हमने रन। और यहाँ पर कंटेनर नहीं बनता, पॉड बनता है, पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं। वो चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हालांकि मेरा टॉपिक तो आज का सिर्फ ये था कि एडब्ल्यूएस पे क्लस्टर सेटअप करना, बट मैं सोच रहा 5 मिनट आपको थोड़ा सा कमांड भी ओवरव्यू दे दूं, बेसिक बेसिक। तो मैं एक पॉड बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। तो पॉड कैसे बनाएंगे, kubectl रन, पॉड का नाम मैंने वेब हाइफन सर्वर दे दिया, और देन उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, राइट। और मैंने बोला इस पे पोर्ट भी ओपन कर दीजिए, पोर्ट 80 पोर्ट ओपन कर दिया। लो, तो इसने क्या किया, kubectl गेट, इसने पॉड बनाया दोस्तों, देखिए पॉड बनाया इसने, और कह रहा है ये बना रहा है अभी, देख सकते हैं पॉड इसने बना दिया, राइट। पॉड की इंफॉर्मेशन वाइडली देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए पॉड की इंफॉर्मेशन वाइडली आ रही है, ये आईपी, ठीक है। आप इसको अपने सिस्टम से बैठ के अगर पॉड की आईपी को कर्ल करें, तो मैं यहाँ पे 96.2.2 किया, तो देखिए अभी ये कर्ल नहीं कर रहा है। बेसिकली क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पॉड की आईपी है, पॉड की प्राइवेट आईपी, और मैं किसी बाहर सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ एक्चुअल में, है ना। क्योंकि मैं अभी इसके अंदर तो नहीं बैठा हुआ ना, मैं kubectl गेट नोड, मैं किसी नोड के अंदर तो नहीं बैठा, मैं तो बाहर के सिस्टम से बैठा हूँ ना, इसलिए उसने एक्सेस करने नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप बाहर के सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं अपने सिस्टम से एक्सेस करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, तो उसके लिए आपको नोड की आईपी को एक्सेस करना होगा। तो kubectl अगर मैंने यहाँ पर गेट नोड किया हाइफन ओ बाइंड, तो अगर मैं किसी भी एक नोड की आईपी को उठाकर यहाँ पे कर्ल करूं, तो एटलीस्ट एक्सेस हो जाता है, लेकिन अभी भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपको नोड पोर्ट एक्सपोज कराना होगा पहले, तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नोड पोर्ट एक्सपोज कराना होगा, राइट। अब ये नोड पोर्ट एक्सपोज की कहानी क्या है, ये मैं आपको डायग्राम के फॉर्मेट में समझाऊंगा, तो आपको क्लियर होगी। तो चलो डायग्राम में चलते हैं थोड़ा सा।
देखो दोस्तों, आपने क्या किया, आपने AWS पे गए हो, ठीक है, और AWS पे जाके मैंने क्या किया, एक ये अभी मैंने क्लस्टर सेटअप किया, ठीक है। तो क्या हुआ, बैकएंड में एक ये नोड बना और एक ये नोड बना और एक ये नोड बना, राइट, ये चीजें हुई हैं अभी। अब ये आपका मान लीजिए मास्टर नोड है, ये आपका मास्टर नोड है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज आवर मास्टर नोड, ठीक है। और ये आपका वर्कर नोड है, वर्कर नोड 1 है, और ये भी आपका वर्कर नोड 2 है, ठीक है? अब मास्टर नोड में एक पब्लिक आईपी है, ये बात सबको क्लियर है, एक पब्लिक आईपी, और क्या पब्लिक आईपी मिली है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर जाइए EC2 पे चलिए, तो ये मास्टर नोड की पब्लिक आईपी है, ये रही मास्टर नोड की पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी को मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, ठीक है, ये है पब्लिक आईपी। और इसी तरीके से मास्टर नोड को एक प्राइवेट आईपी भी मिली है, जो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्या प्राइवेट आईपी है, ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से वर्कर नोड में भी यही हुआ है कि एक पब्लिक आईपी है और एक प्राइवेट आईपी है। तो वर्कर नोड 1 की भी पब्लिक आईपी देख लेते हैं क्या है। ये पब्लिक आईपी है, सॉरी गलत हो गया, कॉपी नहीं हुआ रखता है, नो परफेक्ट कॉपी हो गया। ये पब्लिक आईपी है और इसकी प्राइवेट आईपी भी देख लेते हैं, ये रही प्राइवेट आईपी, ये ऐसी वर्कर 2 की भी पब्लिक आईपी ये रही, वो भी यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, और प्राइवेट आईपी ये रही, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये रहा। और जहां से बैठ के मैं काम कर रहा हूं तो एक अलग ही इंस्टांस है, राइट, जहां से बैठ के मैं काम कर रहा हूं तो एक अलग ही इंस्टांस बनाया है, मतलब बाहर का ही एक प्रकार से समझो। और क्लस्टरिंग जो हो रही है वो इनमें हो रही है, राइट, इन सब में हो रही है। और जो पॉड हमने बनाया है, वो पॉड आपको पता है कि पॉड नेटवर्क अलग होता है, राइट, पॉड नेटवर्क अपने आप सेटअप होता है। तो पॉड नेटवर्क एक अलग है, और पॉड नेटवर्क अगर हम यहाँ पे गेट kubectl गेट पॉड करते हैं तो पॉड का नेटवर्क देखिए अपना, सॉरी ये तो नोड है, पॉड कर लेते हैं। पॉड का अपना अलग ही नेटवर्क है, 10.100.96.2.2। तो पॉड का अपना अलग ही नेटवर्क है, मतलब पॉड का जो नेटवर्क है वो ये यूज हो रहा है, 100.96.2.2, राइट। और ये पॉड नेटवर्क जो है वो सिर्फ अंदर से ही रीचेबल होगा, बस बाहर से नहीं होगा। तो मैं बाहर से बैठ के कर रहा हूं तो मेरे से वो नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि मेरा बाहर का इंस्टेंस है। अगर मैं किसी नोड के अंदर लॉगिन करके करता तो हो जाता। तो अगर मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो आप अपने लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी नोड की पब्लिक आईपी को हिट कर दो, मतलब मैं अपने यहां से बैठ के इस नोड की इस पब्लिक आईपी को हिट कर दूंगा, इसकी पब्लिक आईपी को हिट कर दूंगा, इसकी पब्लिक आईपी को हिट कर दूंगा, तो ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ये भी करके देख लिया, मैंने तो यहां पर देखो kubectl गेट नोड्स हाइफन ओ वाइड किया, और किसी भी, जैसे ये एक्सटर्नल आईपी है, लो मैंने इसको कर्ल किया 107.22.13.10, देखो अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको अपने बाहर, मैं अपने लैपटॉप से की ब्राउजर से करूं तब भी नहीं होगा ये। तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने बोला होना चाहिए, बट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपने अभी क्लस्टर के अंदर जो kubectl रन वेब सर्वर हाइफन इमेज इक्वल टू nginx किया, तो एक डिप्लॉयमेंट बना है दोस्तों, एक क्या बना है, डिप्लॉयमेंट रेडी हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊं, kubectl गेट
डिप्लॉयमेंट्स अगर आप करें तो देखिए एक डिप्लॉयमेंट्स बना है और जो पॉड बना है दोस्तों वो डिप्लॉयमेंट के अंदर है, राइट। और इसके बारे में अभी मैं उतना बात नहीं करूंगा, बेसिकली मेरा जो एजेंडा है उससे बाहर से एक्सेस कराने का है, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगली वीडियो जो मेरी कम्युनिटी फंक्शनलिटी की होंगी उसमें समझा दूंगा। तो अभी अगर नहीं आए तो माइंड मत करिएगा, बेसिकली अभी मेरा सिर्फ एजेंडा यही है कि मैं बाहर से एक्सेस कर लूं बस, कि जैसे मैं इस पब्लिक आईपी को हिट कर रहा हूं तो एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा एजेंडा है अभी। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये डिप्लॉयमेंट बना है, ये डिप्लॉयमेंट को ना आपको एक्सपोज कराना होगा और एक्सपोज कराएंगे एज अ नोड को। तो अगर मैं kubectl गेट सर्विस करूंगा तो देखो अभी यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, तो इसको एक्सपोज कैसे कराएंगे, kubectl एक्सपोज, और डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कराएंगे आप। एंड डिप्लॉयमेंट का नेम जैसे हमने दिया वेब हाइफन सर्वर और हाइफन हाइफन टाइप, और एक्सपोज आप एज अ सर्विस करा रहे हैं तो सर्विस का कौन सा टाइप हो, तो 3 टाइप होता है, एक नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर। ये तीनों क्या होता है बाद में बात करेंगे जब फंक्शनलिटी में पढ़ेंगे, अभी मैं इसको एज अ नोड पोर्ट कर रहा हूं। और नोड पोर्ट से क्या होगा ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो मैंने नोड पोर्ट किया, एंटर किया, तो अब यहाँ पर गेट सर्विस किया तो देख सकते हैं इस ये डिप्लॉयमेंट एज अ सर्विस एक्सपोज हो गया और एज अ नोड पोर्ट एक्सपोज हुआ, देख सकते हैं। तो ये इसने इसको एक नया नोड पोर्ट दे दिया। तो अब मैं अपने यहां से बैठकर अगर मैं अब यहां से बैठकर अपने सिस्टम से बैठकर कर्ल करूं मास्टर नोड की पब्लिक आईपी पे या किसी भी नोड की पब्लिक आईपी, जरूरी नहीं कि मास्टर नोड की, किसी भी नोड की पब्लिक आईपी पे हिट करूं, तो अभी मैं हिट कर रहा था एक्सेस नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं नोड पोर्ट एक्सपोज कराया तो अगर मैं यहां पर पोर्ट लगाऊंगा तो ये एक्सेस होने लग गया। तो क्या पोर्ट मिला है देखिए 30297। तो अगर मैं यहां पर लगाऊं 30297 तो ये एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कर्ल किसी भी नोड की पब्लिक आईपी को हिट करूं, जैसे दूसरे वर्कर नोड 1 की पब्लिक आईपी को हिट करूं तो भी एक्सेस हो जाएगा 297। थर्ड वाले की करूंगा तो भी एक्सेस हो जाएगा। और ये मैं आपको करके दिखाता हूं अभी एक्सेस करके। चलो पहले मैं इसको टाइप कर देता हूं यहां पर 30297। तो मैं यहां पे गया और यहां पे आके अगर मैंने 30297 किया तो देख सकते हैं अभी एक्सेस हो जाना चाहिए। तो अगर ये एक्सेस नहीं हो रहा है तो इसका रीजन एक और हो सकता है कि ये जो मास्टर नोड के ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा वो पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, राइट। तो मैं एटलीस्ट अंदर से करके दिखा देता हूँ जहां पे मैं बैठा हूँ। ये तो मेरा बाहर का लैपटॉप था, तो मैं यहाँ पर लिखा 107। अच्छा ये भी तो बाहर का ही है, नहीं करने देगा यहाँ पर 30297, राइट। तो क्या करना होगा, मैं यहाँ चलिए और इसके देखिए इस पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, और फिलहाल वो पोर्ट मुझे इनेबल करना पड़ेगा जो अभी नया पोर्ट है। अच्छा यहाँ पे तो ऑल ट्रैफिक है, फिर तो होना चाहिए। अच्छा ये है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ओके। नहीं ऑल ट्रैफिक, अच्छा सिर्फ लोकल को कॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक रूल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे फटाक से, ऑल ट्रैफिक। ठीक है, आप कंपनी में ऑल नहीं करोगे अपनी, देखोगे रिक्वायरमेंट, एंड सेव किया मैंने यहाँ पर। सेव भी नहीं हो रहा, हैंग हो गया, फिर से करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एडब्ल्यूएस पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, क्योंकि ऐसी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ सकती है।
ठीक है, ऐसे अगले वाले का भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑल ट्रैफिक तो है बट ये खुद को कॉल कर रहा है, बाहर से नहीं कर रहा है, राइट। और ये चीजें आप जो मैं बोल रहा हूँ तब क्लियर होगी जब आप AWS की सिक्योरिटी ग्रुप के टॉपिक को क्लियर डिस्कस किया होगा आपने पहले कभी। तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यस देख सकते हैं हो गया। तो इसी तरीके से मैं किसी भी नोड की पब्लिक आईपी लगाकर उस पोर्ट सेम रहेगा और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है बैकएंड में, इसने क्या किया, इसने जो डिप्लॉयमेंट बनाया है, उसने डिप्लॉयमेंट जो भी बनाया उस पे क्या किया, हर एक नोड की पब्लिक आईपी पे एक नोड पोर्ट को एक्सपोज करा दिया। कौन सा पोर्ट है, 30297, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो आप इधर पे करते हो तब भी डिप्लॉयमेंट एक्सेस होता है, इधर पे करते हो तब भी डिप्लॉयमेंट एक्सेस होता है, इधर करते हो तब भी डिप्लॉयमेंट। अब वो डिप्लॉयमेंट जो है, डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड है और पॉड के अंदर वो सर्विस आपकी चल रही है, राइट। और ये बैकएंड में कैसे हो रहा है, वो कुबरनेटिस मैनेज कर रहा होता है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब अगला डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। सवाल ये है, क्या मैं ये आईपी पोर्ट हटा सकता हूँ, क्योंकि कोई भी पोर्ट लगाना तो पसंद नहीं करेगा ना। तो क्या मैं पोर्ट हटा सकता हूँ? तो अभी देखो, पोर्ट हटाने की बात आती है तो पोर्ट आप हटा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको लोड बैलेंसर चाहिए। अगर आपके पास लोड बैलेंसर नहीं है तो पोर्ट आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। तो चलो अब मैं पोर्ट हटा के दिखाता हूं। तो पोर्ट हटाओगे कैसे? पोर्ट हटाने के लिए आपने यहां पर kubectl गेट सर्विस करिए। तो आपने अपने डिप्लॉयमेंट को एज अ सर्विस एक्सपोज किया है, बट आपने अपने डिप्लॉयमेंट को एज अ सर्विस पे कन्वर्ट किया है, बट आपने उसको नोड पोर्ट किया है। अगर आप इसको लोड बैलेंसर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर्विस की 3 टाइप होती है, एक नोड पोर्ट, एक लोड बैलेंसर, एक क्लस्टर आईपी। तो अगर आप लोड बैलेंसर करते तो यहाँ पर एक लोड बैलेंसर की एक्सटर्नल आईपी है। और आप अगर लोड बैलेंसर करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका लोड बैलेंसर भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं हुआ है, देख लो अभी नहीं दिया। उस टाइम पे मैं दिखा रहा था बट नहीं आया जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से डिलीट करते हैं, इस सर्विस को kubectl डिलीट सर्विस हमने यहां पे किया और सर्विस का नाम web-server, राइट। और देन उसके बाद अब हम यहां पर सेम कमांड जो हमने लास्ट टाइम किया था एक्सपोज, यहां पे नोड पोर्ट ना कर हमने यहां पर बोला लोड बैलेंसर। लीजिए, तो अब ये सर्विस एक्सपोज हो गई एज अ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का होस्ट नेम आ गया देखो आपके सामने। और इतना करने के बाद आप यहां जाइए तो अब लोड बैलेंसर भी प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं अभी तक नहीं। तो अब क्या होगा, अब इसने क्या किया, इसने आपको AWS पे यहां पर एक लोड बैलेंसर बनाकर रख दिया। और इसने लोड बैलेंसर का होस्ट नेम आपको प्रोवाइड कर दिया। क्या होस्ट नेम दिया दोस्तों आपको इसने? लोड बैलेंसर का होस्ट नेम प्रोवाइड किया, ये देखिए, लोड बैलेंसर पे जाइए, ये DNS नेम। ये इसने आपको नेम दे दिया, राइट। ये नेम मैं यहां से कॉपी करता हूं और डायग्राम में चलते हैं। तो इसने क्या किया, आपको ये नेम यहां पर प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो अब मैं बाहर से बैठकर इस नेम को एड करूंगा। अगर आपको ये नेम पसंद नहीं है तो आप यहां पर एक DNS अपना यूज कर लीजिए, जिससे रूट 53 होता है, रूट 53 होता है। और यहाँ पर कॉनिकल नेम एंट्री कर लीजिए, आप अपना डोमेन यहाँ पे होस्ट कर लीजिए, जैसे आपने परचेज कर रखा है sanjaydahiya.com। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, www. ये भी मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको, sanjaydahiya.com और सी नेम और पॉइंटर जो AWS का लोड बैलेंसर का नाम मिला है वो पॉइंट कर दीजिए, दैट्स इट।
तो फिर मैं अपने लैपटॉप से बैठकर डायरेक्टली मैं www.sanjaydaiya.com अगर मैं हिट करूंगा तो रूट 53 क्या करेगा हमारा, यहां साइड भेजेगा, मतलब लोड बैलेंसर पे आएगा। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में ये नोड की आईपी ऐड होगी, मतलब ऐसे ऐड होगा 18.207 टू 1174, क्लियर। ऐसे ही अगला भी ऐड होगा 107 22 13.110 34 3.204.6 ऐसे होगा। तो इसके पास जब लोड बैलेंसर पर ट्रैफिक आएगी तो लोड बैलेंसर पहली रिक्वेस्ट इसको देगा, दूसरी इसको देगा, तीसरी इसको देगा। मतलब एक कस्टमर हिट करता है तो पहले इस नोड के पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं लोड बैलेंसर के। आप टारगेट ग्रुप में चलिए तो देखिए इसने एक टारगेट ग्रुप रेडी भी किया है। और ये नहीं है, आई थिंक डेमो टारगेट है, ये भी नहीं है हमारा। एक्चुअल में अभी रेडी कर रहा होगा बेसिकली। उसने यहीं पे ऐड कर दिया, देखिए राइट, वहां पे कोई नया टारगेट ग्रुप नहीं बनाया उसने, यहीं पे एक अलग से लोड बैलेंसर आपके रेडी हो गया देखिए। और यहीं पर उसने ऐड कर दिया देखिए नोड 1 नोड 2, राइट। इसने मास्टर नोड को ऐड नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, वर्कर नोड ऐड किया है। क्योंकि मास्टर नोड में बाय डिफॉल्ट एक टेंट लगा होता है कि उस पर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, वो आप हटा देंगे तो फिर देन चलेगा। तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया, सिर्फ नोड 1 एंड नोड 2 को ऐड किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और हेल्थ चेक भी आप देख सकते हैं, इट्स ओके। इसने एक अलग से लोड बैलेंसर दिया है आपको, क्लासिक लोड बैलेंसर आपको प्रोवाइड किया, राइट, देख सकते हो क्लासिक लोड बैलेंसर। अगर वो एप्लीकेशन होता तो फिर हम टारगेट में जाते हैं, तो इसलिए उसने टारगेट ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी देख सकते हैं। तो डायग्राम में चले तो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली सिर्फ 2 ही नोड को ऐड किया है, मास्टर वाले को इसने ऐड नहीं किया, राइट। तो अब जब एक बंदा यहाँ से हिट करेगा तो लोड बैलेंसर पे आएगा, और ये क्या करेगा, ये एक बार इस पे भेजेगा, एक बार ट्रैफिक इस पे भेजेगा। लेकिन इसने एक काम और किया है, वो काम क्या है, अगर आप यहाँ पर गेट सर्विस करें तो इसने एक नोड पोर्ट भी एक्सपोज करना है, दोनों चीज कर दिया। तो इसका मतलब नोड पोर्ट एक्सपोज अब क्यों करवाया, नोड पोर्ट एक्सपोज कराने का बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस है, क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब बाहर से आपने इस पे हिट किया, ठीक है, ये ट्रैफिक को इसने एक बार इस नोड पे भेजा है, इसने एक बार इस नोड पे भेजा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इस नोड के अंदर इस एप्लीकेशन की नंबर ऑफ पॉड चल रही है, राइट, पॉड, नंबर ऑफ पॉड चल रही है, मान लो 10 पॉड यहाँ चल रही है और 10 पॉड यहाँ चल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि 10 पॉड की अलग अलग आईपी है, तो ट्रैफिक तो यहां तक आ गई आपकी नोड तक, लेकिन अब नोड से कौन से पोर्ट में जानी है, ये कौन लोड बैलेंसिंग करेगा। तो ये काम नोड पोर्ट कर रहा होता है बैकएंड में, इसीलिए नोड पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो जो नोड पोर्ट आया ये कर रहा होगा दोस्तों 31700। तो समझ में आ गई आई थिंक ये चीजें क्लियर, अगर नहीं आऊंगी तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। नहीं तो फिर आपको अगर ये नोट पोर्ट यहाँ पे नहीं आता तो लोड बैलेंसर को बताना पड़ता कि भाई ये फलाना यहाँ पर 10 पोर्ट है, आपको इस पोर्ट पे भेजना है, और यहाँ पे बाइंडिंग करनी पड़ती। तो ये एक इंटेलिजेंट काम है दोस्तों, आपके काम को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो आई थिंक अब ये मेरा रेडी हो गया, और अब मैं अगर देखिए ये लोड बैलेंसर का होस्ट नेम आया, और अगर मैं इस होस्ट नेम को कॉपी करूं और डायरेक्ट यहाँ पे जाके पेस्ट करूं तो देखिए इंजीनियरिंग सक्सेस हो गया, मुझे कोई भी बोले तो पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर आप एडब्ल्यूएस पे करते हो तो ये लोग लोड बैलेंसर का होस्ट नेम देते हैं आपको, अगर आप जीसीपी क्लाउड पे करते हो तो वो लोग आईपी देते हैं। तो ये अपने अपने क्लाउड प्रोवाइडर का डेफिनेशन, क्लियर। इसी तरीके से अगर आप इसको अपने नेम से एक्सेस करना चाहते हो तो आप अपना डीएनएस होस्ट कर लो और वहां पे जाके एंट्री कर लो। चलो अब मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ रूट 53 में और अपना डोमेन होस्ट कर लेते हैं यहाँ पर रूट 53।
पहले वाला जो डीएनएस था वो मेरा एज अ प्राइवेट डीएनएस होस्ट किया था, अब मैं यहाँ पे अपना पब्लिक वाला कर रहा हूँ जो मेरा यहाँ पर sanjaydahiya.com पब्लिक होस्टेड कर रहा हूँ इस बार मैं। और इसको वेरिफिकेशन भी करानी पड़ेगी रजिस्ट्रार्ड से, जहां से मैंने परचेज किया है। तो मेरा रजिस्ट्रार्ड आप सबको पता है GoDaddy से मैंने रजिस्टर्ड किया है। ये चीजें मैंने आपको AWS के ट्यूटोरियल में रूट 53 के टॉपिक में भी बताया था। तो मैं GoDaddy से लॉगिन करता हूँ, इसको वेरिफिकेशन कराता हूँ, और मैं इस पे उतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा बेसिकली टॉपिक आज AWS के ऊपर कॉप्स के थ्रू कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने का है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक का लैब वही बंदे कर सकते हैं जिन्होंने AWS पढ़ रखा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे नेम सर्वर अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे नेम सर्वर मैं डिलीट कर देता हूँ जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, और ये वाले नेम सर्वर मैं अपडेट कर लेता हूँ फटाक से। ये सारी चीजें मैंने बता रखा आपको रूट 53 के ट्यूटोरियल में, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार। सेव किया मैंने, डन, ये हो गया। तो अब मैं अपने रूट 53 पे जाकर इसको एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड सेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने www किया, यहाँ पर अलियास किया, और ये लोड बैलेंसर जो भी बना है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड क्रिएट, दैट्स इट। तो अब मैं इस नाम को भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर www.sanjaydahiya.com करूंगा, ये एक्सेस हो जाना चाहिए, राइट। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा कैसे का दिक्कत होता है, तो मैं यहां से करके दिखा देता हूँ, राइट। यहां से कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हो गया, राइट। एक बार मैं E-Link ब्राउजर के थ्रू भी आपको करके दिखा दूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे लैपटॉप के ब्राउजर से इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे में बहुत सारे कैशे का दिक्कत होता है, क्योंकि एवरीडे मैं उस नाम से करता रहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे गया मैंने, और यहाँ पर मैं www.sanjaydahiya.com, तो देख सकते हैं क्लियर। तो ये आपको एक पूरा का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो गया प्रोडक्शन के हिसाब से। हाँ दोस्तों, इस पे आप सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर, इस पे लगाकर इसको लाइव भी बना सकते हैं, एकदम SSL सर्टिफिकेट लगा दीजिए, दैट्स इट। तो SSL सर्टिफिकेट वाली जो लैब है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, क्योंकि एटलीस्ट 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया और आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग भी होगा। तो सर्टिफिकेट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में लैब करूंगा। चलो दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए इस चैनल। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।